हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाहर जब तक अति आवश्यक काम ना हो बिल्कुल ना निकलें। टेक्नो शिक्षा आपके लिए घर बैठकर पढ़ने के लिए हिस्ट्री की 12th किताब का पहला चैप्टर ईंटें मन के तथा अस्थियाँ लेके आया था। उसकी आज तीसरी क्लास है, तो शुरू करते हैं। आज हम अभी तक इसमें पढ़ चुके हैं कि कैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम पड़ा, इसका पीरियड, इसका फैलाव, इसके क्षेत्र, कौन कौन से एरिया इसमें आ रहे थे, इसके प्रमुख स्थल, हमने उन सब के बारे में देखा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बस्ती में हमने दुर्ग देखा, हमने वहाँ का निचला शहर देखा, ठीक है, माल गोदाम देखा, समाधान देखे, हमने विलासिता की वस्तुओं के बारे में बताया। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इसमें आपका है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। ठीक है, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी कैसे मिलती है, कैसे इकट्ठा करते हैं पुरातत्वविद, ये सभी जानकारियाँ। ठीक है, टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। इसमें कहता है हड़प्पा सभ्यता की चहुदड़ो नामक बस्ती उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र थी। चहुदड़ो कहाँ है? चहुदड़ो आपको मैंने नक्शे में दिखाया था। ठीक है, कहता है यह मोहनजोदड़ो की तुलना में बहुत छोटी बस्ती थी। ठीक है, चहुदड़ो ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। चहुदड़ो इज मच स्मॉलर सेटलमेंट देन मोहनजोदड़ो। आप देखिए, आपके सामने नक्शा है, कहता है मोहनजोदड़ो और चहुदड़ो को नक्शे में देखिए। आपको पता है मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। आप जानते हैं, ये देखिए, ये इंडिया इधर तक आपका। ठीक है, आपका जो इंडिया का नक्शा है आप जानते हैं, ये आपका ये बाउंड्री है ना इंडिया की, तो ये आपका मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है, ये आपका मोहनजोदड़ो। और दूसरा इसने क्या कहा? चहुदड़ो। देखिए चहुदड़ो कहाँ है? ये रहा चहुदड़ो। ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो मैंने कहा चहुदड़ो और मोहनजोदड़ो, इन दोनों को आप नक्शे में देख सकते हैं। चहुदड़ो ये है, मोहनजोदड़ो ये है। हमें नक्शा पूरा पता होना चाहिए, नक्शा हमें हमेशा आना चाहिए। नक्शे में से भी कुछ सवाल आपके पेपर में अक्सर आते हैं। देखिए हड़प्पा, आपका हड़प्पा आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए, बालाकोट दिखाई दे रहा है। ठीक है, बालाकोट अरेबियन सी की तरफ, कालीबंगन आप देख रहे हैं, राखी गढ़ी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप धौलावीरा देख रहे हैं, लोथल भी आपको दिखाई देगा, रंगपुर, नागेश्वर सब आपको दिखाई देंगे। आप इसमें ध्यान से देखें, सभी क्षेत्र आपको पता होने चाहिए नक्शे में कहाँ पर है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ आप इसमें देखेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देखिए आपको एक इंडस दिखाई दे रहा है, इंडस नदी। ठीक है, इंडस नदी जो ये है आपकी, ये ऊपर से आ रही है इंडस। तो इंडस में जो आप देखेंगे, ये इंडस इधर से आ रही है, पर इसके यहाँ पर जो इंडस में कई सारी नदियाँ मिल रही है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब है इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इंडस की सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ओके, ये पंजाब की जो पांचों नदियाँ, ये सारी मिल रही है हमारी कहाँ पर? ये मिल रही है हमारी इंडस में। आप इसको और आराम से तसल्ली से इस नक्शे में देख सकते हैं। देखिए, ये आपका भारत का नक्शा और पाकिस्तान ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखिए इंडस नदी आपको दिखाई दे रही है, इंडस। ठीक है, तो इंडस में आप देखेंगे जब ये इंडस है, ठीक है, तो इंडस में हम ऊपर से ये आ रही है इंडस। इंडस के इधर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये पांचों नदियाँ इसमें मिल रही है। आप इसको ध्यान से देखें, समझे। ठीक है, ये आपका नक्शा, ये इंडस, और ये पूरा एरिया इसीलिए इसको कहलाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इस पूरी सभ्यता यहीं पर पनपी है, जो इंडस की घाटी में, इसीलिए इसको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखिए, इस नक्शे में भी आप देख सकते हैं, ये आपकी इंडस यानी सिंधु नदी, और ये इधर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास इसमें आ रही है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। कह रहा है, मैंने कहा मोहनजोदड़ो जो 125 हेक्टेयर में फैली बस्ती थी, जबकि चहुदड़ो मात्र 7 हेक्टेयर में फैली बस्ती थी। क्या कहा था मैंने कहा था कि यह मोहनजोदड़ो की तुलना में बहुत छोटी बस्ती थी। ठीक है, मच स्मॉलर सेटलमेंट देन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैली हुई बस्ती थी, जो कि चहुदड़ो केवल 7 हेक्टेयर में फैली हुई बस्ती थी।
चहुंदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आप जानते हैं चहुंदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ओके, चलिए। कहता है हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कार्यों में निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण थे। द फॉलोइंग वर्क्स फॉर इम्पोर्टेंट इन क्राफ्ट वर्क। क्राफ्ट में क्या क्या था उस समय? कहता मन के बनाना यानी बीड मेकिंग। क्या होते हैं मन के? माला में पिरोए जाते हैं, एक छेद होता है जिसमें से धागा निकाला जाता है और माला बनाई जाती है, ठीक है ना। शंख की कटाई, समुद्र में से शंख निकलता है ना, सेल कहते हैं, तो सेल कटिंग। मुहरे बनाना, मेक सील्स। मुहरे क्यों बनाई जाती है? आप देखिए किसी भी चीज़ पर मुहर लगा दी जाती है यानी प्रमाणित कर दिया जाता है, सर्टिफाइड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कंप्लीट होता है उस मशीन को जो वहाँ पे इलेक्शन करवाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो सील कर देते हैं कि अब इस मशीन को सील कर दिया गया है, उस पर मुहर लगा दी गई है, उनके सिग्नेचर करवा दिए गए हैं, तो अब ये मशीन यानी कि सर्टिफाइड है कि इसको बंद कर दिया गया है। और अगर इसकी सील टूटी होगी यानी कि मशीन में कुछ गड़बड़ी है। तो सील प्रमाणिकता यानी उसकी प्रमाणिकता को बताती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब पहले भी कोई वस्तु दूर भेजी जानी है, मैंने कहा 200 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, तो उसमें भी सील लगा दी जाती थी। उस थैले में बंद करके थैले के बाहर सील लगा दी जाती थी, मुहर लगा दी जाती थी उस राजा की या जहाँ से वो जा रही है उसकी। तो वो उस एरिया से उसकी प्रमाणिकता होती थी कि ये मुहर डिस्टर्ब तो नहीं है, छेड़ी तो नहीं गई, तो इसके अंदर जो सामान है वो पूरा का पूरा उसी तरह पहुँचा। तो मुहर बनाना, ठीक है। मेक सील्स। बाट बनाना, बाट आप जानते हैं सामान तोलने के लिए हम बाट का प्रयोग करते हैं। वेट मेकिंग, अब तो डिजिटल्स आपके आ गए हैं वेट तोलने के लिए, पर आपने बाट सबने देखे ही है। कहता है धातु कर, मेटल वर्किंग, मेटल यानी धातु के बनाना। ये देखिए ये मनकों की एक माला बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये होते हैं मन के, देखिए ये आपने मन के दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में। कहता है कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स, ये आपके बर्तन दिखाई दे रहे हैं कॉपर के और ब्रॉन्ज के। ब्रॉन्ज मैंने कहा इस सभ्यता को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में ब्रॉन्ज मेटल का यूज किया गया था। सबसे पहले मानव ने कौन सा मेटल खोजा था? कॉपर। इस सभ्यता के लोगों को मैंने कहा था लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे के बारे में नॉलेज नहीं थी। इन्होंने ब्रॉन्ज बनाया, ब्रॉन्ज बनाया था किससे? मैंने कहा था कॉपर से, ठीक है। तांबा और टिन, मैंने कहा कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है क्या? कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, ठीक है। देखते हैं चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये देखिए मोहर, ये आप इनकी मोहरों को देख सकते हैं। सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ये इसकी सील, ये किस तरह इसमें जानवरों के चिन्ह बने हुए हैं, ये उस पर लगा दी जाती थी। कच्ची मिट्टी, जो मिट्टी को गीला करके उसके ऊपर लगा दिया था, तो मिट्टी के ऊपर ये मोहर लगाते थे। तो मिट्टी जब सूख जाती थी तो उसमें ये चित्र छप जाता था। अब ये चित्र छप गया, अब मिट्टी सूखने के बाद तो ये वही आपकी मोहरें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। ये एक पॉट दिखाया हुआ है डेकोरेटेड विद स्नेक एंड फ्लावर। उस समय के बर्तन देखिए कितना अच्छी काशी उसमें से नक्काशी की गई है, ठीक है ना। कहता है देखिए ये भी पॉटरी देखिए, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है दिल्ली के जो म्यूजियम है और जो लोथल के म्यूजियम है वहाँ पे ये बर्तन आपको दिखाई दे सकते हैं। हाँ जी, मन के यानी बीड्स, हम कहते हैं मनकों का निर्माण, बीड्स मैन्युफैक्चर। कार्नेलियन, एक सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है कार्नेलियन, अभी आपको दिखाऊंगा। कहता है कार्नेलियन, चलिए ये देखिए आपके कार्नेलियन, ठीक है। कार्नेलियन पेबल्स हैं, ये कार्नेलियन था जिसके वो बनाते थे मन के, इसमें छेद करके, ठीक है। हाँ जी ये देखिए कार्नेलियन, ओके। तो मैंने कहा मनकों का निर्माण, कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स और सेलखड़ी, ठीक है। स्फटिक क्या होता है? क्रिस्टल। क्वार्ट्स एंड सेलखड़ी, सेलखड़ी होता है स्टिटाइट। तो कहता है स्टोन्स लाइक कार्नेलियन ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टिटाइट, ये हम पत्थर इनसे बन के बनाते थे। कुछ धातु कह रहा है जैसे कि तांबा, कांसा तथा सोना, यानी मेटल्स में क्या कह रहा है? कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। ऐसे शंख, फयांस और पक्की मिट्टी, फयांस के बारे में आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में कैसे फयांस बनाया जाता था, ठीक है ना। रंग, बालू और कुछ चिपचिपा पदार्थ मिला करके उसको तैयार करते थे हम। हाँ जी, फयांस और पक्की मिट्टी, पक्की मिट्टी टेराकोटा जो वर्ड है वो पक्की मिट्टी के लिए, बर्न्ड क्ले को ही टेराकोटा कहते हैं। शंख, सेल, ठीक है। कहता है इन सभी का प्रयोग मन के बनाने के लिए किया जाता था, मन के, ठीक है। मन के मैंने कहा माला में पिरोने के लिए। हाँ जी देखिए आपका ये आपको कार्नेलियन दिखाई दे रहा है, बड़ा ही सुंदर इसमें से पत्थर कार्नेलियन था।
कह रहा कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। ठीक है, सम बीड्स वर मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर स्टोन्स टुगेदर। ओके, यह कई आकार के होते थे। आपने देखा अभी पीछे भी ये कैसे हैं, देखो आयताकार भी हैं, ये ढोलकाकार भी हैं, ये कई सारे आकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। हाँ जी, अब आते हैं आगे। कहता है यह कई आकार के होते थे, चक्राकार, डिस्क शेप्ड, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, गोलाकार, स्फेरिकल, ढोलाकार, बैरल शेप्ड और खंडित यानी सेगमेंटेड। ओके, ये देखिए आपको अलग अलग आकार के दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे बीड्स हैं। ओके, ये स्टोन और टेराकोटा के हैं, ये कार्नेलियन के हैं। आपको दोनों बीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बीड्स बनाए गए हैं जो माला में लगाए जाते थे। ओके, समझ आ रहे हैं अब आपको बीड्स क्या होता है। ये है बीड्स, मिट्टी का बनाया, पत्थर का बनाया, हड्डियों का बनाया, और ये मैंने कहा कार्नेलियन पत्थर, सोना, तांबा, कई चीज़ों के बनाए थे। कह रहा कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे, यानी सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग फॉर पेंटिंग एंड सम हैड डिजाइंस एच्ड ऑन टू देम। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था। वेरियस मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक बीड्स, अलग अलग पदार्थ। ठीक है, मनके बनाने के लिए मैंने भी आपको सारे बताए भी थे। कहता है अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकनीक में भी बदलाव किया जाता था। अलग अलग तरह के पदार्थ को अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। कहता है सेलखड़ी बहुत मुलायम पत्थर होने के कारण प्रयोग में आसान था। सेलखड़ी का भी इसमें काफ़ी प्रयोग किया है। सेलखड़ी स्टेटाइट वॉज ईजी टू यूज एट इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर भी तैयार किए जाते थे। सांचा आप जानते हैं, किसी भी चीज़ का सांचा बना होता है जिसमें कि मिट्टी डालेंगे और बाद में वो उसका आकार ले लेगी। प्लास्टिक के साथ, प्लास्टिक बनाने के लिए भी सांचों में डाला जाता है। ठीक है, मिट्टी का सभी चीज़ों के लिए सांचा बनाया जाता है, सांचे में हम रखते हैं। ठीक है, तो उसमें से वो तैयार होकर निकलता है। कह रहा है सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टेटाइट पाउडर। स्टेटाइट मैंने कहा बहुत ही सॉफ्ट, ये ठीक है, जिसको कि आसानी से हम सांचों में ढाल सकते थे। कहता है इसमें विविध आकार के मनके बनाए जा सकते थे। इससे जो ये सेलखड़ी है मैंने कहा बहुत सॉफ्ट है, इसको सांचे में डाला और जैसे भी सांचे में डाला उसी आकार का मनका तैयार हो गया। विद दिस डिफरेंट साइज ऑफ बीड्स कुड बी मेड। कार्नेलियन का रंग लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाकर प्राप्त होता था। ठीक है, द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल। वो जो येलोइश रॉ मटेरियल है उसे हम जब आग में पकाते हैं तो लाल रंग का कार्नेलियन हमें मिलता है। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया से यह पूरे होते थे। मनका बनाने के लिए मैंने कहा कई प्रोसेस थी, इसमें से पहले घिसाई, उसमें पॉलिश करना, उसमें छेद करना, ये सारी प्रक्रिया जब होती थी उसके बाद मनका तैयार होता था। एक आप देख सकते हैं कार्नेलियन का ये मनका की माला बनाई हुई है, ये आपका ठीक है ब्रिटिश म्यूजियम से वहाँ से फ़ोटो लिया गया है। ये कार्नेलियन के मनकों की एक माला है। समझ आया अब आपको मन के अच्छी तरह आ गए होंगे बीड्स। कहता है लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात। चौहुदड़ो यानी पाकिस्तान। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। से छेद करने के उपकरण मिले हैं। लोथल, चौहुदड़ो और धौलावीरा, देखो तीन नाम आए हैं, लोथल, चौहुदड़ो और धौलावीरा। यहाँ से छेद करने के उपकरण मिले हैं। ठीक है, आप कहता है इनको नक्शे में समझें। को है ये, के ओ नहीं है, सॉरी, धौलावीरा को नक्शे में समझें। कहाँ है लोथल? लोथल आप जानते हैं गुजरात। तो आइए गुजरात की तरफ और देखिए लोथल। ओके, आपको लोथल दिखाई दे रहा है ना? तो लोथल के बाद चौहुदड़ो, चौहुदड़ो है पाकिस्तान की तरफ, ये रहा चौहुदड़ो। ओके, हाँ जी, तो आप देखें मैंने कहा चौहुदड़ो। ठीक है, तो देखें हम, मैंने कहा लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और चौहुदड़ो, चौहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो कहता है लोथल, चौहुदड़ो और धौलावीरा तीनों आपको दिखाई दिए। ओके, ये तीनों आपको नक्शे में, आपको पूरा सारे के सारे स्थल नक्शे में पता होने चाहिए कहाँ पर है। देखिए मैंने कहा था मांडा, ये देखो मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में ऊपर। ठीक है, ये मांडा आपका जम्मू कश्मीर में। और ये देखिए आपका ये आ गया इधर मोहनजोदड़ो, इधर आ गया हड़प्पा। ओके, ये सारे के सारे स्थल आपको पता होने चाहिए। ओके, जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर नीचे तक के। तो क्या था हमारा कि लोथल, चौहुदड़ो और धौलावीरा
इन तीनों जगह क्या मिले हमें? छेद करने के उपकरण। ये तीनों हमने नक्शे में देखे। फिर आगे आते हैं, नागेश्वर और बालाकोट दोनों समुद्र तट के समीप स्थित हैं। कहाँ पर है नागेश्वर और बालाकोट? दोनों ही समुद्र तट के किनारे हैं। कहता है यहाँ शंख बनाने की वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी बनाई जाती थी। ठीक है, कहता है नक्काशी, पच्चीकारी। दीज वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल, लेडल्स एंड इनले। यहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। यहाँ माल तैयार हो रहा है और कहाँ ले जा रहे हैं उसे? अदर सेटलमेंट्स पे। ओके, कहता है नागेश्वर और बालाकोट, मैंने कहा ये दोनों समुद्र तट के किनारे हैं, तो समुद्र से रिलेटेड यानी शंख वंख से रिलेटेड सामान यहाँ बन रहा है। ओके, तो नागेश्वर और बालाकोट को आप नक्शे में देख सकते हैं। कहाँ है नागेश्वर और बालाकोट? बालाकोट आप देखो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, और नागेश्वर कहाँ है आपका? गुजरात में। आप दोनों को नक्शे में देख सकते हैं। ये देखिए बालाकोट आपको दिखाई दे रहा है, नागेश्वर आपको दिखाई दे रहा है गुजरात में। दोनों ही अरब सागर के किनारे हैं। ओके, तो मैंने कहा नागेश्वर और बालाकोट यहाँ पर ये समुद्र के किनारे हैं, तो यहाँ पे शंख वगैरह का रिलेटेड काम हो रहा था। टॉपिक है उत्पादन केंद्रों की पहचान, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर क्या नाम है उत्पादन हो रहा था? कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी आपको कोई वस्तु मिल रही है, यहाँ पर ये बनाई गई है या ये बाहर से लाई गई है खरीद कर, इसकी पहचान के लिए ये कह रहा है। ठीक है, उत्पादन केंद्रों की पहचान। आइए कैसे पता लगाते हैं? कह रहा उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। इनको ढूंढते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। कहता है प्रस्तर पिंड। प्रस्तर क्या होते हैं? पत्थर। ठीक है, स्टोन नोडल्स। कहता है पूरे शंख तथा तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल। पूरा शंख, देखो शंख काट काट के तो हर जगह मिल रहा है। कहाँ पे पूरे शंख मिल रहे हैं? तांबा का अयस्क कहाँ मिल रहा है? ओर, अयस्क जो ओर जिससे कि तांबा बनाया जाता है, जैसा कच्चा माल, रॉ मटेरियल। ठीक है, होलसेल्स, कॉपर ओर। औजार यानी टूल्स। ओके, कहता है अपूर्ण वस्तुएं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट। अनफिनिश्ड जो पूरी नहीं बन पाई, आधी बनी बनाई छूट गई। ठीक है, बन नहीं पाई किसी कारण से। त्याग दिया गया माल, कुछ सामान खराब हो जाता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहता है कूड़ा करकट यानी वेस्ट मटेरियल। ये कहाँ मिल रहा है? ठीक है, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। अगर हम कुछ काट रहे हैं तो जो वेस्ट होगा उसे हम फेंक देंगे। ठीक है, कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। सबसे अच्छा संकेत कूड़ा करकट। ये कूड़ा करकट कहाँ मिलेगा? जहाँ पर उत्पादन हो रहा होगा। ठीक है, वहीं तो कूड़ा करकट मिलेगा। जब बनाएंगे तो कई सारी चीज़ वहाँ पर वेस्ट मटेरियल फेंका जाएगा। इफ सेल एंड स्टोन वर कट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स देन pieces of these were thrown in the form of garbage at the production site. Waste material is one of the best indicators of craft work. Okay? कहता है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे शहरों में, बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन केंद्रों के संकेत मिले हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन was also undertaken in large cities such as हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ओके, आगे चलते हैं। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, जो बेकार टुकड़े हैं उनको छोटे आकार की वस्तु बनाने में प्रयोग ला रहे हैं। लेकिन जो अति सूक्ष्म पत्थर के टुकड़े होते थे उनका उपयोग नहीं हो पाता था। ज़्यादा ही छोटे हो गए, वो तो यूज नहीं हो पा रहे, तो उन्हें वहीं पर छोड़ दिया जाता था। ठीक है, वेस्ट पीसेज वर समटाइम यूज्ड टू मेक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स बट द पीसेज आर सुपरफिशियल स्टोन्स दैट कुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ विच दे आर लेफ्ट एट वर्क। यह टुकड़े पुरातत्वविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कह रहा दीज पीसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। अब माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, कैसे माल वो प्राप्त करते थे उसके संबंधित नीतियां। कह रहा है स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। पहला, बस्तियां स्थापित करके, वहां पर सेटलमेंट यानी कॉलोनीज यानी सेटलमेंट स्टैब्लिश करके, कह रहा है अभियान भेजकर। ठीक है, जहां पर सामान मिल रहा है वहां उन्होंने अपना एक अभियान भेजा, एक्सपेडिशंस। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, कांटेक्ट करके, कहाँ पर? दूर दूर के इलाकों में। ये 3 तरीके से बता रहा है माल प्राप्त करने का, कि या तो बस्ती बना लो वहीं पे जहाँ पर रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पर बस्ती बना ली, या वहाँ पर अभियान भेजा, या और तीसरा ये कह रहा है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करके। समझते हैं पहला, बस्तियाँ स्थापित कर। कह रहा है हड़प्पा वासी बस्तियाँ उस स्थानों पर बसाते थे जहाँ उनको कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए, जैसे नागेश्वर और बालाकोट, जहां उनको शंख आसानी से उपलब्ध था। हमने पढ़ा था भी नागेश्वर और बालाकोट में, यहाँ पर इन्हें इजीली शंख मिल जाता था। ठीक है ना, तो कहता है बस्तियां वहीं पे स्थापित कर ली जाती थी जिससे कि
उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, बालाकोट और नागेश्वर। ठीक है, फिर कहता है अफगानिस्तान के सोर्तुगई में नीले रंग का बेशकीमती लाजवर्द मणि मिलता था। कहाँ मिलता था ये? अफगानिस्तान के सोर्तुगई में। ठीक है, सोर्तुगई इन अफगानिस्तान, द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लजुली, अ ब्लू स्टोन that was सॉरी ये वाज है, इसे सही कर लेंगे, that was apparently very high valued। ओके, ये कह रहा है जो नीले रंग का हमें लाजवर्द मणि मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? ओके, ये मिल रहा है हमें अफगानिस्तान के सोर्तुगई में। ठीक है, चलिए, तो इसने दो चीज़ की बस्तियाँ स्थापित कर ली, दो एग्जाम्पल दे रहा है आपको, नागेश्वर बालाकोट जहाँ शंख मिल रहा है, अफगानिस्तान का सोर्तुगई जहाँ पे हमें लाजवर्द मणि मिलता था। लोथल में कार्नेलियन पत्थर मिलता था। कहाँ मिलता था कार्नेलियन पत्थर? लोथल में। कह रहे सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और गुजरात में मिलता था। ओके, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत में सोना मिलता था। ओके, कार्नेलियन स्टोन्स फाउंड इन लोथल, गुजरात। स्टीटाइट was found in southern Rajasthan and northern Gujarat. Copper was found in खेतड़ी राजस्थान and gold in South India. ओके, दूसरा तरीका मैंने कहा, पहला तरीका बस्तियां स्थापित कर, सेटलमेंट स्टैब्लिश्ड। दूसरा कहा सेंड एक्सपेडिशंस, यानी अभियान भेजकर। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी, राजस्थान के खेतड़ी यानी तांबे के लिए जो था, और दक्षिण भारत सोने के लिए, उन जगह पर अभियान भेजना। ठीक है, वहाँ वो अपने एक्सपेडिशंस भेजते थे। इन अभियानों के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाता था। ठीक है, उधर उनसे कनेक्शन हम स्टेब्लिश करते थे। कह रहा है तीसरा तरीका सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, बहुत दूर दूर व्यापार के इनसे हमें वो मिले हैं चिन्ह। कहता है हाल ही में हुई खोजें इस ओर संकेत करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। कहाँ से लाते थे तांबा? जो अरेबियन पेनिनसुला है उसका जो वेस्टर्न एंड है वहाँ से लाते थे हम तांबा यानी कॉपर। खेतड़ी से तो लाते ही थे। ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी से भी तांबा मिला है। इसके अलावा तांबा और कहाँ मिला है? ये सारे आपको सवाल एक एक नंबर में भी पूछता है। तांबा कहाँ से मिल रहा है? एक तो खेतड़ी राजस्थान, उसके अलावा ये हम तांबा ला रहे हैं ओमान से। ओमान अरेबियन पेनिनसुला के पास से। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं? द्वीप होता है जो चार ओर से पानी से घिरा हुआ लैंड। ठीक है, उसे हम कहते हैं आइलैंड यानी द्वीप। और जो तीन और पानी से और एक और लैंड से घिरा होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे कि भारत भी एक प्रायद्वीप है, आप जानते हैं, क्योंकि भारत भी क्या है? तीन और पानी से घिरा हुआ है, तो भारत भी प्रायद्वीप है। आइए, अब मैंने कहा पेनिनसुला। अब देखो, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया ऐसे है ना, तो इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। भारत में तीन तरफ पानी है। ठीक है, वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी, ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, और साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। ऊपर है हमारा हिमालय वगैरह और बाकी कंट्रीज। तो तीन और पानी से घिरा हुआ है भारत। तो भारत भी क्या है? पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। ओके, आगे चलें। हाँ जी, फिर देखिए ये आपको नक्शा भी दिखा रहा है कि कहाँ पे भारत के जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इनका जो व्यापार का था कहाँ कहाँ पे था। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया के बारे में भी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के इनका उरुक और उर भी आपने पढ़े थे ना। तो ये देखिए मेसोपोटामिया, दिलमुन, मगान, ठीक है, ये आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता है ही। तो अभी हम इस पे देखते हैं क्या क्या ये बताता है। मगान क्या है, दिलमुन क्या है। ये कहता है ओमानी तांबा तथा हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकल के अंश पाए गए, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। जो ओमान का तांबा है और हड़प्पाई पुरावस्तुओं में निकल के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि पता करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि दोनों का साझा उद्भव, मतलब एक ही जगह उद्भव हो रहा है। बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन एंटिक्विटीज हैव बीन फाउंड टू कंटेन निकल फ्रेगमेंट्स इंडिकेटिंग द कॉमन ओरिजिन ऑफ बोथ। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। इसके अलावा देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल, जैसे कि एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थल से मिला है। ठीक है, हड़प्पा का मर्तबान कहाँ मिल रहा है? ये ओमान से। आप देख सकते हैं ये आप, ठीक है ना, आपके सामने जो चित्र है ये हड़प्पन जार है जो कि हमें मिला है ओमान से। कहता है ऐसी मोटी परतें, देखो ये कहता है इसके ऊपर काली मिट्टी की एक परत चढ़ाई गई थी। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थ के रिसाव को रोक देती थी। क्यों चढ़ाते थे इस पर मोटी परत? ताकि इसमें कोई लिक्विड भरा जाता हो, हमें लगता है कि इसके अंदर लिक्विड रखते होंगे, जिससे कि वो लिक्विड का लीकेज नहीं होता होगा।
ठीक है। सच थिक कोटिंग प्रिवेंट द प्रिकॉलेशन ऑफ ए लिक्विड्स। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, हम अंदेशा लगाते हैं कि इन्होंने लिक्विड भरते होंगे। कह रहा है मेसोपोटामिया के लेख में मगान जो शब्द है संभवतः ओमान के क्षेत्र के ओमान के लिए था, ठीक है। वहां से तांबे के आगमन के रेफरेंस मिलते हैं मेसोपोटामिया के लेख से। लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मुहर, बाट, पासे तथा मन के शामिल हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि लंबी दूरी के संपर्क स्थापित करते थे, ठीक है। ये देखिए, ये कह रहा है दिस इज अ सिलेंड्रिकल सील typical of Mesopotamia, but the hump bull motif on it appears to be derived from the Indus region। ये आपकी एक मेसोपोटामिया की जो सिलेंड्रिकल सील है वो आपको दिखाई गई है। और इसमें एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, बुल। देखो इस सील को ही खोल कर ही दिखाया गया है। ये सील है सिलेंड्रिकल, इसे खोल के आपको रेक्टेंगल शेप में बना के दिखाया हुआ है कि इसमें ये पिक्चर है। तो ये पिक्चर हम जो इस पिक्चर को देख के, बुल को देख के, इसे हड़प्पाई से क्या नाम है कल्चर से रिलेट कर रहे हैं कि ये वहीं का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इनका आपस में संपर्क था। कहता है मेसोपोटामिया के लेखों में, ठीक है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेलुहा किसको कहा गया है, हड़प्पा क्षेत्र को। दिलमुन कहा गया है बहरीन द्वीप को। मोगान कहा गया है ओमान को, ठीक है, कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, ठीक है। मेलुहा किसको कहते हैं, वो नाविकों का देश। और मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र के लिए वो वर्ड यूज किया गया। एक सील भी मिली है, ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, ये सील जो है, मुहर जो है, इसमें एक नाव का चित्र दिखाया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, सील जिसमें कि एक बोट का चित्र दिखाया गया है, ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना ही। हम अगली क्लास में थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक और बचा है, एक क्लास और होगी और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आज आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई अभी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। पिछली बार आपके कमेंट आए थे कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी करिए, तो आज इंग्लिश वाले बच्चों को भी ध्यान में रख के वीडियो दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। और फिर कहूँगा, प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें। नमस्कार।